जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। पिछले कुछ दिनों में ही आपने न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ में सुना होगा कि किसान जो है एमएसपी को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं, आंदोलन हो रहा है, किसानों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो ये एमएसपी क्या है, पूरा मैटर क्या है, क्यों किसान इस पे भड़के हुए हैं, क्यों किसान इससे नाखुश हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या नियम आते हैं, वे सभी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। तो ये एक प्रकार का क्या है, नीति है, सरकार का एक नीति है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी है। इसके अंतर्गत किसान क्या करती है कि किसानों को गारंटी देती है। किस प्रकार की गारंटी देती है कि किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। यानी जनरली आपने देखा होगा कि जब अगर मान लीजिए गेहूं का फसल का पकने का समय है, तो गेहूं की पैदावार अगर ज़्यादा हो गई तो नॉर्मली दुकानों में क्या होता है कि जो किसान अगर अपनी गेहूं को बेचने जाएंगे तो उनके गेहूं की पैदावार को या फिर गेहूं की फसल को बहुत ही कम दाम पे खरीदा जाता है, जिससे उनको भारी नुकसान हो जाता है। तो इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए सरकार ने एमएसपी लागू की थी कि जिस समय फसल की बुआई होगी वो फसल की प्राइस उसी समय क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, यानी तय कर देंगे, ताकि वह फसल उसी दाम पर बाज़ार में बिक सके। यानी कि फसल की पैदावार ज़्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है, जो प्राइस फिक्स हो जाता है पहले ही फसल की बुआई के टाइम पे ही, उसी प्राइस पे किसानों को फसल बेचनी होती है। और ऐसा नहीं है कि एमएसपी लाने से किसानों को कोई घाटा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होता है, क्योंकि जो सरकार है वो हर एक पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए एमएसपी को लागू करती है। तो एमएसपी जो है वो किसानों के भले के लिए है। सबसे पहली बात तो ये, एमएसपी किसानों के हित में है। ठीक है, एमएसपी क्यों लाया गया, एमएसपी क्या है ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए देखते हैं कि एमएसपी कौन लागू करता है। कौन तय करता है फसलों की एमएसपी। तो देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार फसलों पर एमएसपी लागू कर सकता है। यानी चाहे तो केंद्र सरकार भी और चाहे तो राज्य सरकार दोनों भी फसलों पर क्या लागू कर सकते हैं, एमएसपी लागू कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने फसलों पर उचित मूल्य दिए जाने के उद्देश्य से सन 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अर्थात CACP की स्थापना की थी। CACP क्या है, तो एमएसपी का जो मेन ब्रांच है वो है CACP। मेन गठन जो हुआ था वो CACP का ही हुआ था। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये CACP का फुल फॉर्म होता है। यह हर साल, इसके अंतर्गत क्या होता है, हर साल रबी और खरीफ की फसलों पर एमएसपी जारी करता है। CACP क्या है, एक प्रकार का आयोग है। जो इसका स्थापना कब हुआ था, 1965 में, सन 1965 में स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, केंद्र सरकार के द्वारा हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। यह क्या करता है कि यह हर साल रबी और खरीफ की फसलों पर एमएसपी जारी करता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रबी और खरीफ की फसलों के 3 एग्जाम्पल कमेंट करना मत भूलिएगा। पहली बार 1966 में एमएसपी लागू की गई थी। 1965 में ये आयोग गठन हुआ था, आयोग की स्थापना हुई थी, और पहली बार 1966 से 67 के बीच में एमएसपी लागू की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे पहली बार एमएसपी कब लागू की गई थी, तो 1966 से 67 के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, किन फसलों पर एमएसपी लागू होता है। तो वर्तमान में लगभग 23 फसलों पे, 22 फसलों पे नहीं, 23 फसलों पर एमएसपी तय की जाती है तथा एक फसल पर एफआरपी तय की जाती है। एफआरपी जो होता है वो भी लगभग एमएसपी के बराबर ही होता है। तो एमएसपी में 22 भी आंसर सही है और 23 भी सही है, लेकिन जो पूर्णतः अगर 22 भी दे दिया ऑप्शन में और 23 भी दे दिया तो आपका राइट आंसर होगा 22, और वैसे अगर 22 नहीं दिया है तो राइट आंसर होगा आपका 23। तो एमएसपी लगभग कितने फसलों पर दिया जाता है, 22 फसलों पर दिया जाता है, और एक फसल जो है कि गन्ना, उस पर तय होता है एफआरपी। अब एमएसपी से एफआरपी क्यों डिफरेंट है वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी 22 फसलें हैं जिस पे कि एमएसपी लागू होता है। तो सबसे पहले जिसमें से 7 अनाज की फसलें हैं, 7 तिलहन की फसलें हैं, 5 दालें हैं, और जिनमें से 3 वाणिज्यिक फसलें हैं यानी सालाना फसलें हैं। और उनमें से कौन कौन सी फसलें हैं, तो अनाज में आपका आ जाएगा ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूँ, जौ और रागी। तिलहन में सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, तिल, सूरजमुखी और नाइजर। दाल में मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल। वाणिज्यिक फसलों में आ जाएगा कपास, खोपरा और कच्चा जूट। तो लगभग 22 फसलों पर एमएसपी तय की जाती है, जिनमें 7 अनाज, 7 तिलहन, 5 दाल और 3 वाणिज्यिक फसलें होती हैं। एक फसल जो होती है गन्ने की फसल, उस पे तय होती है एफआरपी। एफआरपी का फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, यानी उचित लाभकारी मूल्य। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित लाभकारी मूल्य। गन्ने की फसल इस नीति के तहत बेची जाती है। अब एमएसपी और एफआरपी में क्या डिफरेंस होता है, तो साधारण एक डिफरेंस बता दे रहे हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार के पास कोई लिखित कानून नहीं है, जबकि एफआरपी में सरकार लिखित करके देती है कि गन्ने की प्राइस इतनी रहेगी और देर होने पे इतना % का ब्याज हम देंगे। तो यही डिफरेंस होता है एमएसपी और एफआरपी में कि एमएसपी जो है वो जिन फसलों पे भी तय होता है वो सरकार की केवल एक नीति है, वो कानून में शामिल नहीं किया गया है, यानी उसका कोई लिखित कानून नहीं है। जबकि एफआरपी जो है वो लिखित कानून के अंतर्गत आता है और इसमें सरकार के अलग अलग फैसले भी हैं कि अगर सरकार या फिर जिस मिल में किसान अपना गन्ना बेचने जा रहे हैं वो मिल वाले जो होते हैं अगर दाम को देने में अगर लेट करते हैं तो उनको 15% का वार्षिक ब्याज भी देना पड़ता है, और साथ ही साथ जिस कीमत पे फसल बेची गई है वो कीमत भी अदा करनी होती है। तो यही डिफरेंस होता है एमएसपी और एफआरपी में। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे तय होता है एमएसपी, यानी एमएसपी लागू हो गया तो कोई उसका प्रोसेस रहा होगा, कैसे तय होता है एमएसपी। तो अभी आपने पढ़ा कि सीएसीपी के अंतर्गत ही क्या होता है, एमएसपी हर साल लागू होता है। तो जब भी सीएसीपी एमएसपी की प्राइस लागू करता है तो वो कुछ बातों का ध्यान रखता है, जैसे कि फसल के उत्पाद की लागत क्या है, नेक्स्ट फसलों के मूल्य में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों के रुख क्या है, अर्थात कि बाजार में जो फसल है उसकी डिमांड क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है। वैसे यही बात हो गई कि किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले बाजार में उसकी कीमत का पता लगाना, तो यही करती है सरकार। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके एमएसपी की प्राइस तय होती है, और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि एमएसपी की प्राइस उतनी हो जिससे किसान को 50% का मुनाफा हो सके, यानी जितनी उसकी लागत है उसका 50% भी उसको
फ़ायदा हो जाए तभी जा कर के एमएसपी सफल होगा, अर्थात नहीं होगा। यानी इतना सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर किसान को उससे लाभ नहीं है तो जब भी एमएसपी तय होता है इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि किसान को उसकी लागत का कम से कम 50% क्या हो, फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी बताया कि एमएसपी पे कोई लिखित कानून नहीं है, तो आप किसी भी दुकानदार को या फिर किसी भी कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप मेरी फसल को एमएसपी पर ही खरीदें। क्योंकि अगर कोई कंपनी वाला आपको एमएसपी वाले प्राइस से खरीदने से मना भी करता है तो आप जाके उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एमएसपी पे कोई लिखित कानून नहीं है। तो एमएसपी जो होता है वो 3-4 बातों को ध्यान में रख करके तय किया जाता है। पहला कि पूरे फसल को लगाने में कितनी लागत आई है, और मान लीजिए पिछले साल इस फसल की कीमत कुछ और रही होगी, इस साल अगर बढ़ गई है तो वो भी, और अगर घट गई है तो वो भी ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल बाज़ार में कितनी फसलों की मांग है, कीमत क्या है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है। अगर वो फसल को खरीद भी लेते हैं गवर्नमेंट तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको मुनाफा होगा या घाटा होगा, इस बात का भी वे ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने बात की उत्पादन लागत के आधार पे, यानी किसान का जो लागत लगता है उत्पादन करने में वो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? 3 प्रकार से। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। A2 प्लस FL और C2, ये 3 प्रकार के लागत हैं जिनको MSP के द्वारा विभाजित किया गया है। सबसे पहले A2 में देख लेते हैं ये किस प्रकार का लागत लगता है। तो इसके तहत किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर प्रत्यक्ष किए गए व्यय को शामिल किया गया है। यानी इसको बोने में, जुताई करने में, कीटनाशक में, भूमि अगर किसी दूसरे की है तो उसका सब मिला जुला के इस पे जितनी लागत आती है वो लागत किसके अंतर्गत आती है? A2 के अंतर्गत। अब A2 प्लस FL क्या होता है कि अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। यानी अगर किसी किसान की भूमि पे अगर काम किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके परिवार वाले भी उसमें काम करेंगे। लेकिन यही अगर उसके परिवार वाले काम ना करके किसी बाहर से किसी मजदूरों को लाया जाए तो उनको भी वेतन दिया जाएगा, लेकिन परिवार वाले सदस्यों को कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। तो अवैतनिक पारिवारिक श्रम का भी मूल्य शामिल किया जाता है कि उनके परिवार वालों का भी लगभग मिलता जुलता वेतन के हिसाब से उस MSP की प्राइस जो है वो तय की जाती है। यानी इसको भी जोड़ा जाता है कि आपके परिवार का जो सहयोग है उसको भी जोड़ा जाता है। C2 है, क्या है कि ये अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतर्गत A2 FL में किसान के स्वामित्व वाली भूमि और स्थिर संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया गया है। पहले A2 में क्या किया गया है कि जितने भी प्रत्यक्ष व्यय हैं उनको शामिल किया गया है। यानी जिसको किसान पैसे दे करके खरीदता है, जिन जिन सामान को, उसको A2 के तहत किया गया है। जैसे बीज हो गया, कीटनाशक हो गया, सिंचाई, ईंधन, इन सब का ब्यौरा जो है वो A2 के अंतर्गत आता है। A2 प्लस FL क्या होता है कि प्रत्यक्ष व्यय को तो शामिल किया ही जाएगा, साथ ही साथ जो उसके परिवार वाले हैं उनके भी वेतन की व्यवस्था की जाएगी। पूरा तो नहीं, लेकिन उनके एक आकलन करके एक सामान्य सा प्राइस उनको तय कर दिया जाता है। C2 क्या कहता है कि जो किसान की जो भूमि है अगर वो किराए पे होती तो उसका भी ब्याज लगता, लेकिन क्योंकि किसान की खुद की भूमि है या फिर किराए की भी है तो उस हिसाब से उसके ब्याज के आधार पे भी MSP लागू की जाती है। तो उत्पादन लागत 3 प्रकार के होते हैं, A2 प्लस FL और C2। A2 प्लस FL और C2। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि उत्पादन के लागत के आधार पे MSP की दर तय की जाती है। तो वो उत्पादन के लागत कितने होते हैं? 3 होते हैं, A2 प्लस FL और C2। A2 में प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया गया है, A2 प्लस FL में अवैतनिक पारिवारिक श्रम को शामिल किया गया है, और C2 में ब्याज को और किराए को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसानों की मांग क्या है। MSP को लेकर के किसानों की मांग क्या है, और इसी मांग को लेकर के किसान काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिए, आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कम मूल्य पर खरीदना अपराध घोषित किया जाए।
जैसे कि अभी मैंने बताया कि एमएसपी तो लागू कर दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार ने इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया है, इसका कोई लिखित कानून नहीं दिया है। तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसानों का भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। वो एमएसपी से कम दाम में ही क्या करती हैं, किसानों से उनकी फसल को खरीद लेती हैं, और किसान बेचारे क्या कहीं भी शिकायत नहीं कर पाते, किसी भी अदालत में नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उनके पास कोई लिखित कानून नहीं है कि उसी के बिना पे वो क्या कर पाएँ, उनके ऊपर केस कर पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बहुत बड़ी मांग है किसानों की तरफ से सरकार को कि एमएसपी को कम मूल्य पर खरीदना अपराध घोषित हो, या फिर इसे एक कानूनी रूप प्रदान किया जाए। इसे क्या कर दिया जाए? एक कानूनी रूप प्रदान कर दिया जाए, और कुछ अन्य फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। केवल 22 फसलों को ही एमएसपी के दायरे में लाया गया है, तो किसानों की मांग है कि और भी फसलों को एमएसपी में शामिल किया जाए और एमएसपी को एक कानूनी रूप प्रदान किया जाए, और जो भी एमएसपी से कम दाम में फसलों को खरीदता है उसको क्या कर दिया जाए? अपराध घोषित कर दिया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये है 3 मांग किसानों की, और होनी भी चाहिए। क्योंकि अभी बात करें हम बिहार की, तो बिहार में क्या है कि एमएसपी लागू नहीं होती है। बिहार में एमएसपी लागू नहीं होती है। उसमें क्या होता है, बिहार की सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए पैक्स का गठन किया है। किसका गठन किया है? पैक्स का, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पैक्स का गठन हुआ है कि किसान जो हैं अपना अनाज इस समिति को बेच सकते हैं। लेकिन किसानों की ये शिकायत है कि जो पैक्स है वो बहुत ही कम दाम पे फसलों को खरीदती है। तो बिहार के किसान इसलिए परेशान हैं कि उनके पास एमएसपी क्यों नहीं है, और बाकी किसान इसलिए परेशान हैं कि उनके ऊपर एमएसपी क्यों है। बिहार के किसान एमएसपी नहीं होने की वजह से परेशान है, और बाकी जिन पे एमएसपी लागू है वो उस वजह से परेशान है। तो इस पे सरकार को एक विस्तृत सोच समझ के फैसला लेने का ज़रूरत है, जिससे कि किसानों के आंदोलन को समाप्ति मिल सके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।